हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में स्टार्ट हो गया सन 2020 का अनसॉल्व पेपर सेट नंबर 4 347 WC। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया अनसॉल्व पेपर। तो इसीलिए वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं नया प्रैक्टिस सेट WC सन 2020 का। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से और सभी प्रश्न दिए गए हैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 1 में 6 प्रश्न दिए जाएंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, जिसमें आपको टिक करना है, सही प्रश्न उठाकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को शुरू करने से पहले फिर कहना है आपसे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और प्रश्न पहले के दिए गए हैं खंड का, खा, गा, घा, अड़ा और चा। 6 खंड दिए गए हैं। तो 6 खंड प्रत्येक प्रश्न है जो आपका 1 नंबर का है। तो 1 नंबर के लिए हल करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि का शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों तत्वों को पूछा गया है। ये तत्व जब किसी चालक में मिला दिए जाते हैं तो अर्धचालक का निर्माण करते हैं। अर्धचालक का निर्माण करते हैं, इनसे अर्धचालक बनाए जाते हैं। अब आपको बताना है ये तत्व है किस प्रकार के, चालक, विद्युत रोधी, अर्धचालक या NOT, नॉट, नन ऑफ दीज। तो हम आपको बताते हैं कि ये दोनों पदार्थ अगर शुद्ध हैं तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत इनमें नहीं बह सकती है, तो ये चालक हो ही नहीं सकते। और अर्धचालक मिश्रित धातुएं करके बनाए जाते हैं। किसी में इनको मिक्स करके नई धातु बनाई जाए, अर्धचालक का निर्माण किया जाए, तब इनके अर्धचालक बनते हैं। उसके बाद में अर्धचालक भी नहीं होता तो एक ऑप्शन रह जाता है आपका सेकेंड, विद्युत रोधी। ये शुद्ध अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम विद्युत रोधी होते हैं। अगर इनका मिश्रण बना दिया जाए, इनका मिश्रण बनाया जाए तो ये अर्धचालक कहलाते हैं। मिश्रण बना दिया जाए किसी धातु के साथ में तो इनका अर्धचालक बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल सही है। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर खा। हिमांक अवनमन का समानुपाती होता है। हिमांक अवनमन का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, तभी आपको बता पाएंगे कि हिमांक में अवनमन किसका समानुपाती होता है। तो लिखते हैं फार्मूला डेल्टा TF बराबर, डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू W1, यानी कि विलेय पदार्थ का बार अपॉन 1000। और इसको 1000 को नीचे ले लें, इसके नीचे लिखेंगे M1 इंटू W2। तो ये होता है विलेय का भार, और ये है विलायक का भार, विलायक का भार या द्रव्यमान बोलते हैं। और ये है पदार्थ का अणुभार, अणुभार। तो हम क्या करते हैं, मोलरता या मोललता निकालते हैं तो भार में अणुभार का भाग दे देते हैं। वो कंडीशन यहाँ पर प्राप्त हो जाती है, फॉलो होती है कि W1 में M1 का, यानी कि विलेय के भार में विलेय के अणुभार का भाग लगा देते हैं तो हमें मोल प्राप्त हो जाते हैं। और मोल में अगर W1 यहाँ पर मोल के नीचे विलायक का भार दिया जाए, का भार दिया जाए, भार दिया जाए और उसमें 1000 से डिवाइड लगा दिया जाए तो ये 1000 ऊपर पहुंच जाते हैं, जैसे कि ये 1000 लिखे हुए हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला होता है जिसमें विलायक के द्रव्यमान का भाग उसके मोलों की संख्या में लगाया जाता है। तो लिखते हैं मोललता M बराबर विलेय के मोल। विलेय के मोल मतलब होता है W1 अपॉन M1 अपॉन विलायक, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि W2 और बटे 1000। अगर हम इसको सही से देखें
तो W1 नीचे आ जाए, W1 ऊपर रहेगा, M1 नीचे आ जाएगा और 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा W2। ये कंडीशन किस फॉलो हो रही है पूरे में, यहां पर फॉलो हो रही है। तो ये मोललता, किसको, मोललता। अगर यहां पर बिलियन का आयतन दिया जाता तो मोलरता होती, यहां पर ये फॉलो कर रहा है मोललता को। तो बिलियन की मोललता के ऑप्शन नंबर आपका जहां पर बिलियन के मोल अंश, कोई गलत बात, बिलियन के मोल अंश को फॉलो नहीं करता ये फार्मूला। ये इतनी कंडीशन जो लिखी है ये बिलियन की मोललता को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद में विलायक की मोलरता, यहां पर लिखा है विलायक की मोलरता, विलायक की कभी मोललता होती ही नहीं है, ये उलझा रहा है। बिलियन की मोलरता, मोलरता है नहीं, क्योंकि मोलरता होती तो यहां पर आयतन V होता, आयतन में भाग लगा देते हैं, बिलियन का आयतन होना चाहिए। तो ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही है आपका कि ये जो हिमांक का अवनमन का फार्मूला होता है ये बिलियन की मोललता के समानुपाती होता है, बिलियन की मोललता। क्योंकि भार में अणुभार का भाग देते हैं तो मोल अंश निकल आते हैं और विलायक के द्रव्यमान में 1000 का भाग लगा दें तो हमें मोललता स्मॉल m ज्ञात हो जाती है। तो ये मोललता के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आप टिक कर लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको ऐसे ही कंफर्म करना है। अगर आपको पूर्ण तरीके से फार्मूले याद हैं तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। कोई भी प्रश्न हो उसको बस अपनी टेक्निकल तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि अब लिखा है प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित अभिक्रिया, निम्नलिखित से अभिक्रिया के लिए, निम्नलिखित से में अभिक्रिया के लिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए ऐसे लिखना होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया दी गई आपकी ZnCu+2 और उधर हो जाए, अभिक्रिया यहां पर लिख देते हैं आपके लिए Zn+Cu+2 AQ, यानी कि ये जलीय विलयन है और बन रहा आपका Zn+2 और Cu ये बन गया AQ और ये सॉलिड बाहर है। तो ये देखिए जिंक का क्या हुआ, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या थी 0 और ये हो गई +2, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है। जिंक आयन था और कैथोड में बदल गया, ये +2 से 0 की ओर जा रहा है। जब ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन, और ये हमेशा होती है कैथोड पर। अब दी गई है वैल्यू Zn+2/Zn-0.76 वोल्ट, तो इसको भी लिखिए। दिया गया है मानक इलेक्ट्रोड विभव Zn+2 से Zn बनेगा तो -0.76 वोल्ट विद्युत उत्पन्न होगी। अब दूसरा दिया गया E0, अब दूसरा इलेक्ट्रोड दिया गया E0 Cu+2 और Cu बराबर दिया गया है +0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। कह रहा है कि सेल का EMF यानी विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो पहला दिया गया 1.10 वोल्ट, दूसरा दिया गया 0.10 वोल्ट, तीसरा दिया गया -1.1 वोल्ट और चौथा दिया गया -0.110 वोल्ट। अब आपको आंसर निकालना होगा। तो आपको पता हो गया कि जिंक का ऑक्सीकरण हुआ वो होता है हमेशा एनोड पर सेल अभिक्रिया में, और कॉपर का हो गया अपचयन वो होता है कैथोड पर। तो आप जानते हैं सेल का विद्युत वाहक बल बराबर निकालते हैं, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आप वैल्यू रखिए ई सेल की, E0 सेल बराबर कैथोड की वैल्यू, यानी कि अपचयन किस पर हुआ, कैथोड पर, और कैथोड की वैल्यू किसकी है 0.34, तो लिखेंगे +0.34 लिख लिया प्लस। अब आगे दिया गया है कि एनोड पर होता है ऑक्सीकरण और एनोड हुआ जिंक का, जिंक की वैल्यू कितनी है माइनस,
माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, पूरे को ऐड कर लेते हैं तो ये माइनस इसे प्लस बना देगा, 0.34 प्लस 0.76 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1.10 वोल्ट। तो आप अपने आंसर देख लें कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल राइट है क्योंकि 1.10 वोल्ट इसका आंसर होगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन 101% आता है। आप सभी एयर के अनसॉल्व पेपर उठा के देख ले, सब में एक क्वेश्चन ये दिया गया है। तो जान लीजिए टाइप वही रहेगा। हमने बताया कि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा सकता क्वेश्चन। तो आपको ये करना होगा, कितना आसान है कि आपको बस ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रियाएं पहचान लेनी होगी। ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है और अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। इतनी बात याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं, इसको रब कर देते हैं, आपने समझ लिया होगा। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर शून्य कोटि की अपक्रिया के वेग नियतांक की इकाई है, सीधी सीधी है, मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड या मिनट। सेकेंड मिनट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर समय इनवर्स होता है तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड के स्थान पर अगर आपका कुछ भी हो तो इसको सही से लिखें तो मोल, लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। समय बदल सकता है आपका, समय सेकेंड, घंटों, मिनटों में हो सकता है। तो देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। तो मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, आंसर नंबर थर्ड आपका सही है। लेकिन अगर क्या पूछे वेग की इकाई, तो वेग की इकाई होती है केवल समय का इनवर्स। समय आपका सेकेंड, घंटों, मिनटों में होगा तो इनवर्स उसका कर देना। ये है वेग स्थिरांक। क्या है? वेग स्थिरांक हो गया। वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, यानी मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। अब इसको रब कर देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड घा का बिल्कुल राइट आंसर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर PCl3 की जल से अपक्रिया। तो करते हैं PCl3 की जल से अपक्रिया, H2O से अपक्रिया कराएंगे तो हमें ये 3 क्लोराइड तोड़ने, यहाँ कितने? 2। तो 3 का मल्टीपल करिए और 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन के साथ चले जाएंगे, 3HCl बनाएंगे। ये तो बनता ही बनता है। इसके अलावा क्या बनता है? क्या कह रहा है? PCl3 जल से अपक्रिया करके बनाता है, HCl बनाता है, लेकिन वो तो दिया नहीं गया कहीं। अब आगे क्या बनाता है? एक P बचा है, 3 हाइड्रोजन बचे हैं, 3 का मल्टीपल किस में? ऑक्सीजन में, तो 3 ऑक्सीजन बचे हैं। ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर थर्ड, H3PO3। ठीक है, ये हो गया आपका ड आंसर। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है? एंजाइम पेप्सिन, अगर आपने अमीनो अम्ल को सही से पढ़ा है, अमीनो अम्ल आपने ठीक से पढ़े हैं, तो ये फिर बहुत आसान हो जाता है कि पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का जल अपघटन, क्या करा दें? जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है, क्या बनता है? प्रोटीन का जल अपघटन पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो प्रोटीन से अमीनो अम्ल बनते हैं। क्या बनते हैं? अमीनो अम्ल बनते हैं। ये बात याद रखें। यहां दिखा बसा से बसा अम्ल, यानी बसा से बसा अम्ल बनते हैं तो ग्लिसरॉल भी बनते हैं। तो यहाँ ग्लिसरॉल का कुछ दिया नहीं। ग्लूकोज, भाई प्रोटीन जो अमीनो अम्ल होते हैं उनमें ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट की बिल्कुल मात्रा नहीं होती है, तो ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनता है। पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड, ये शर्कराएं हैं, तो ये तो पेप्सिन शर्कराओं में कौन करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम। ठीक है, डाइस्टेज और उसके बाद माल्टेज,
ये सब शर्कराओं का जल अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज, डाइस्टेज। लेकिन यहाँ पर तो पेप्सिन दिया गया है जो प्रोटीन का जल अपघटन करके अमीनो अम्ल में बदल देती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। 2 अंक के लिए हम करेंगे खंड का, खा और गा, घा। प्रत्येक खंड 2 अंक का है तो 2, 4, 6, 8 जो आपके सिलेबस में उसको हल करेंगे और जो नहीं है उसको निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर का। CCP, CCP का मतलब होता है, CCP का मतलब होता है बराबर FCC, यानी कि FCC और CCP दोनों नाम एक हैं। इसको कहते हैं सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल और इसको कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए और बताइए CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP से जालक से किस प्रकार भिन्न होती है। एक बराबर की आती है संकुलन क्षमता, दोनों की आती है संकुलन क्षमता 74%, लेकिन भिन्न क्यों है? इसकी संरचना के आधार पर इनकी भिन्न होती है और संरचना होती है, ये होता है हेक्सा क्यूबिक यूनिट सेल। तो HCP की जगह पर हमें FCC की पहले निकाल लेनी होगी, तो हम पहले संकुलन क्षमता CCP की ज्ञात करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं प्रश्न नंबर 2 का आंसर और पहली हेडिंग बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं, जगह चाहिए होगी क्योंकि हल करने के लिए। CCP या FCC की संकुलन क्षमता, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि FCC प्रकार का क्या होता है जिसे हम CCP भी कहते हैं। ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा, कोनों पर, प्रत्येक कोने पर भी होना चाहिए, ये कोनों पर हो गया, और प्रत्येक सतह पर आधा कण उपस्थित हो। कितनी हो गई? 4 सतह और एक सबसे पीछे है तो उसका यहाँ पर, और एक जो सामने को है उसका यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी CCP। तो इसमें एक एंगल मिल जाता है ये, और इसको मान लेते हैं ABC, और हर एक कण एक दूसरे से टच है और भुजा A, चारों तरफ की भुजाएं A होती हैं, लेकिन ये भुजा बड़ी हो जाती है, इसको हम B से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं क्योंकि 90 अंश का कोण बना हुआ है। तो लिखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर यानी आधार का वर्ग और BC स्क्वायर यानी के लंब का वर्ग। अब देखते हैं AC स्क्वायर भुजा को हमने B माना है तो यहाँ पर लिखिए B स्क्वायर, और AB को माना A स्क्वायर तो A स्क्वायर, और इसको भी माना A तो A स्क्वायर। टोटल जोड़ लीजिए B स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर, अंडर रूट इधर दे देंगे तो B स्क्वायर, B बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2A। अब चूंकि आप जानते हैं कि B भुजा में कितने कण हैं, 1 2 3, ये आपस में ऐसे टच हैं, ऐसे टच हैं, और ऐसे टच होने में इस भुजा की त्रिज्याएं कितनी हो जाती हैं? ये B भुजा है, एक आर ये, और बीच वाले गोले में 2 त्रिज्याएं मिलेंगी, एक आर ये और बीच वाले गोले में 2 त्रिज्याएं और एक आर ये, तो B इक्वल टू हो जाता है 4R। तो यहाँ पर हम लिखते हैं चूंकि B बराबर होता है 4R, तो B के स्थान पर हम लिखेंगे 4R बराबर अंडर रूट 2A। तो A बराबर आपका हो जाएगा क्या? 4R अपॉन अंडर रूट 2। अब लगाते हैं हम फार्मूला, किसका निकालना है? संकुलन क्षमता का। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है संकुलन क्षमता बराबर होता है Z इंटू, Z मतलब कणों की संख्या, 4/3 पाई R क्यूब और बटे A क्यूब, और इंटू लगाते हैं 100 का।
ठीक है 100 का लगाते हैं क्योंकि हमें प्रतिशत में चाहिए। एफसीसी में Z इक्वल होता है 4 क्योंकि कणों की संख्या होती है 4, तो 4 रखते हैं सबसे पहले 4 गुणे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। एक ही वैल्यू रखेंगे, एक ही वैल्यू क्या है 4r/√2, 4r/√2 और इसका कर देंगे होल क्यूब इंटू लगाएंगे 100। अब इसको हल करते हैं इस तरफ, तो पहले इसको हल कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको रब करें तो फिर करेंगे 4 गुणे 4/3 इंटू पाई आर क्यूब बटे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 4 का क्यूब कर दिया है यहाँ। और यहाँ पर मल्टीपल r क्यूब और √2 का गुणा करते हैं तो √2 हो जाता है, ठीक है। और मल्टीपल लगाते हैं 100 का। अब उसके बाद में हम इसको काट पीट लेते हैं। 4 कितना हो जाएगा 4 एकन 4 और 4 छंग 24 और 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 2 बचा हुआ है। और यहाँ पर r क्यूब से r क्यूब चला गया। अब ये बचा है आपका कितना इक्वल पाई/3 बटे में 2/√2 इंटू 100। ये बचा हुआ है, देख लीजिए ये पाई बची है, ये 2 बचा है यहाँ का और √2 बचा है। अब अंदर वालों का अंदर गुणा, बाहर वालों का बाहर गुणा। तो पाई का मान रख लेते हैं 22/7, तो 7 ले आएंगे नीचे, तो 7 तियाँ 21 कर लेते हैं। तो 7 तियाँ 21 कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे 22 इंटू √2 इंटू 100 बटे 7 तियाँ 21 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, 11 बचा है। अब 11 की √2 की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर 11 गुणे 1.4 √2 की वैल्यू होती है। और इंटू लगाएंगे 100 और बटे में आपका बचा 21। इसको काट पीट देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी देखिए। इसको यहाँ पर ये संकुलन क्षमता के लिए ये फार्मूला जो स्ट्रक्चर बनाया है इसको रब कर देते हैं और आगे को हल करते हैं, ठीक है। जगह कम होने के कारण यहाँ पर लिख लेते हैं आगे। तो 11 का भाग लगाएंगे, 11 चौक, पहले इसका 100 का मल्टीपल करिए तो 11 गुणे 141.4/21। अब हमने 100 का मल्टीपल कर दिया तो 11 चौक 44 की 4, 11 एकम 11 और 4 15, 11 चौक 44 1 45 की 5, हासिल लगे कितने 4, और 11 एकम 11 और 4 15, यानी कि पॉइंट आपका 1 अंक बाद आ जाएगा और 21 का डिवाइड लगा देंगे। तो आप लगाइए 15,555 में 0.4 में 21 का, तो 21 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, बचे कितने हैं यहाँ पर 15 में से 7 गए 8 और यहाँ पर पूरे कट जाएंगे। बचा कितना हुआ है यहाँ पर 5 बचा है, तो 21 4 बार 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, लगभग 74% आती है। और ये सभी लोग जानते हैं कि इसकी एफसीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वो 74% आती है। सीसीपी की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ये तो हो गया संकुलन क्षमता की गणना। अब वो बता रहा है कि सीसीपी जालक की संकुलन क्षमता एचसीपी जालक से किस प्रकार भिन्न है। तो भिन्न किस प्रकार है इसको हम बताते हैं। अब इसको रब करते हैं, अगर इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, हम कुछ देर के लिए हट जाते हैं। चलिए अब रब करते हैं और वीडियो को लाइक करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। अब ये हो गई संकुलन क्षमता, कितनी निकली 74%, और सीसीपी एचसीपी की दोनों की निकलती है 74%। अब मेन बात है कि सीसीपी की संकुलन क्षमता एचसीपी से भिन्न क्यों है। चाहे वो सीसीपी या जिसे हम बोलते हैं एफसीसी की संकुलन क्षमता वो 74% ही निकलती है, और एचसीपी की भी
74% होती है, ठीक है। लेकिन संरचनाएं दोनों की भिन्न भिन्न है। कैसे है? हम बनाते हैं एफसीसी की। एफसीसी एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका होती है जिसे हम सीसीपी भी कहते हैं। ये हो गई एचसीपी, सीसीपी हो गई। लीजिए ये सीसीपी है, ये सरल घनीय है और इसके प्रत्येक सतह पर एक परमाणु रख दीजिए। ये लीजिए, ये लीजिए और एक ये लीजिए और एक इसका यहाँ ले लीजिए। ये हर सतह पर एक हो गया है। अब इसके बाद में एफसीसी की बताते हैं, एचसीपी की। इसमें 6 परमाणु होते हैं इस प्रकार से ये, और एक परमाणु अंतः केंद्र में होता है। और एक परमाणु, इसको हम मिलाते हैं तो ये इस प्रकार की हेक्सागोनल संरचना बन जाती है। ये होती है एचसीसीपी। ये लीजिए, दोनों संरचनाएं बन गई और ये कण इससे मिला होता है। ये कण सब आपस में एक दूसरे से टच होते हैं। इसमें एक लाइन लिखनी होगी कि ये है आपकी सीसीपी, या इसको बोलेंगे एफसीसी, और ये आपकी है एचसीपी, ठीक है। तो लिखेंगे सीसीपी की संकुलन क्षमता एचसीपी से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि सीसीपी घन संरचना बनाता है जबकि एचसीपी की षटकोणीय संरचना होती है। संकुलन क्षमता दोनों की 74% है, लेकिन संरचना में बहुत अंतर है। संरचना इसकी षटकोणीय होती है और इसकी वर्ग समतलीय यानी कि घन होती है, घन संरचना बनाता है। यह क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसको नोट कर लें। संरचना बनाना नहीं जानते तो संरचना बनाना सीखिए। बाई चांस ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया तो आपको संरचना बनाकर ये बताना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का खा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, जितने भी इसमें दिए गए सभी इजी प्रश्न हैं। चलिए इसको रब करते हैं, वीडियो को लाइक करते रहें। देखिए, पढ़िए हमारे साथ में क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलो पढ़ो हमारे साथ में क्या है। 25.5 ग्राम सल्फर को, तो हम सबसे पहले लिखते हैं उत्तर में दिया है यानी कि बिले का भार W1 कितना दिया गया है? 25.56 ग्राम। उसके बाद को 1000 ग्राम नेफ्थलीन यानी कि विलायक का भार W2 1000 ग्राम। और नेफ्थलीन है, वो भी नेफ्थलीन आप नहीं जानते तो हम बता देते हैं। 2 बेंजीन रिंगें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो ये संरचना नेफ्थलीन कहलाती है। ये नेफ्थलीन है आपके सामने, ये नेफ्थलीन है। आप ये बीएससी की क्लास में पढ़ेंगे जाकर, बीएससी की क्लास में पढ़ेंगे जाकर।
ये बीएससी की क्लास में आपको नैप्थलीन पढ़नी होगी और बीएससी की क्लास में ही आपको इसको जानना होगा कि नैप्थलीन क्या क्या होती है, दो संरचनाएं। बस अभी हमने आपको जनरली बता दिया है, ठीक है। तो भार W2 हो गया। उसके बाद में दिया गया नैप्थलीन में घोला गया जिसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, बस ये आपको उलझाने के लिए दे दी गई है वैल्यू। उसके बाद हिमांक में अवनमन यानी कि डेल्टा TF बराबर आपको दिया गया है कितना 0.680 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेक्षित किया गया। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए यानी कि यमन की हमें गणना करनी है और हमें नैप्थलीन का KF मूल्य दिया गया है। KF बराबर आपको दिया गया 6.8 किलो मोल केल्विन प्रति मोल। तो हम जानते हैं वी नो दैट डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू W1 इंटू 1000 बटे यमन इंटू W2। यमन का मतलब होता है विलेय के अणुभार। अगर यहीं पर नैप्थलीन का अणुभार पूछता तो उसे M2 कर देते। बड़े पदार्थ का भार अणुभार लिखा जाता है M2 में और छोटे पदार्थ यानी विलेय का लिखा जाता है यमन में। तो रखिए ठीक। अब KF की वैल्यू कितनी दी गई है 6.8 इंटू W1 आपको 225.6 और इंटू 1000 बटे यमन आपको दिया गया है, दिया ही नहीं गया है यमन इंटू W2 कितना है आपके सामने W2 1000 और डेल्टा TF की वैल्यू है 0.680। इसको यहाँ ले आओ, यमन बराबर लिख लेंगे 6.8 इंटू 25.6 इंटू 1000 बटा 0.68 इंटू 0.680 इंटू 1000। तो 1000 से 1000 काटिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ाएंगे तो आपको 1 2 0 है। तो इस पॉइंट के बाद 1 2 3 है, यहाँ पर 2 मिले तो 1 0 बढ़ा लीजिए। तो कितना कट गया 680 से 680। तो यमन बराबर आपका बच्चा है 256 ग्राम प्रति मोल। यही सल्फर का अणुभार आ गया, यही आपका आंसर है। लीजिए एक लाइन में सवाल लग गया। इस प्रकार से आपको लगाना है। 1000 से 1000 काट दिया, एक पॉइंट हटाया तो 1 अंक, पॉइंट हटाया तो 1 अंक। यहाँ 3 अंक थे तो 680 से 680 कट गए, 256 बचे। यही आपका रियल आंसर है। ये लीजिए आंसर हो गया। नोट कर लें। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और पढ़ाई स्टार्ट कर दें। बहुत कम समय रह गया है। इसको रब करते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का गा क्या कह रहा है, साम्य स्थिरांक की गणना नर नष्ट समीकरण की सहायता से कीजिए। साम्य स्थिरांक यानी केसी की गणना, तो केसी की गणना करनी है नर नष्ट समीकरण से। तो लिखेंगे सबसे पहले उत्तर, लिखेंगे माना कोई अभिक्रिया निम्न है तो कैसे लिखेंगे A प्लस बी से उत्पाद बन रहा है C प्लस डी। माना कोई उत्क्रमणीय क्रिया निम्न है, उत्क्रमणीय होती है, ठीक है, A प्लस बी और नर नष्ट समीकरण से नर नष्ट समीकरण से नर नष्ट समीकरण होता है E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n log 10 उत्पाद बटे अभिकारक हो गया, ये हो गई। तो यहां पर लिखते हैं क्रिया में, तो E बराबर E नॉट सेल 0.0591 अपॉन
एन लॉग उत्पाद देखिए क्या है सी डी, तो सी इंटू डी। अगर चाहो तो इसकी पावर लगा लो, लेकिन पावर कोई जरूरी मायने नहीं रखती है। तो ए अपॉन बी, बी होते प्लस में नहीं लिखेंगे, ए अपॉन बी। ये अभिकारक है और ये उत्पाद लिख गए। अब लिखेंगे जहां ई सेल, अगर यहां पर चाहो तो ई सेल लिख दो, ई सेल, ये मानक इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल लिख दो, ई सेल, ई सेल। ठीक है, ये माइनस का निशान याद रखेंगे, ये माइनस है। जहां ई सेल बराबर 0 होता है और बा सी अपॉन सी डी अपॉन ए बी बराबर होता है, ए बी बराबर होता है के सी। तो हम ये समीकरण रख देंगे तो बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा, तो लिख लेंगे ई नॉट सेल को बाहर ले आएंगे और बराबर में लिखेंगे 0.59 1 अपॉन एन। ठीक है, अब यहां पर अगर ये हम लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहां पर भी माइनस, यहां पर ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और लॉग बेस 10, और इस C अपॉन डी का मतलब कितना दिया गया है, के सी। तो यहां पर के सी रख देंगे और लिख देंगे यह समीकरण जो प्राप्त हुआ है यही साम्य क्या है, यहां पर साम्य स्थिरांक क्या है, साम्य स्थिरांक की गणना नरनष्ट, ये के सी बराबर लिखेंगे, जहां के सी बराबर क्या लिखेंगे, जहां के सी बराबर साम्य स्थिरांक। लीजिए, इतना आपको हल करने के लिए 2 नंबर देगा, साम्य स्थिरांक। और एक बात बता दें, अगर अपक्रिया का साम्य स्थिरांक 10 की पावर 3 होता है, 1000 होता है, तो अभिक्रिया आगे की दिशा में भागेगी, अग्रसर होगी। और अभिक्रिया यदि 10 की घाते -3 है तो अभिक्रिया पीछे की दिशा में भागेगी, क्योंकि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर 10 की पावर 3 है तो अभिक्रिया से उत्पाद जल्दी बन रहा होगा, और अगर 10 की घाते पावर 3 है, साम्य स्थिरांक -3 है, तो अभिक्रिया उल्टी दिशा में होगी। ये नरनष्ट समीकरण से आपका बन गया, और जहां के सी एक नियतांक है, यही साम्य नियतांक कहलाता है। इसको नोट कर लें, जल्दी से जल्दी नोट कर लें, और क्वेश्चन नंबर लास्ट पर आएंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। बस इतना ही करने को आपको 2 अंक मिलेंगे, ये ना समझिए इतना आसान है। बहुत से स्टूडेंट बैठे रहेंगे, ताका जाकी करते रहेंगे, और वो इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो आपको बनना है टॉपर ऑफ द बैच, यानी कि टॉपर ऑफ द स्कूल बनना है, मंडल में भी टॉप करना है। तो फिर चालू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 का घा क्या कह रहा है, सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99.9% अपक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण होने में लगा समय का 10 गुना है। तो चलिए स्टार्ट करें। उत्तर यहीं पर लिख दें और लिखें, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, माना कोई अभिक्रिया निम्न है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ए अभिकारक है और उत्पाद बना रहा है, ठीक है। प्रारंभ में ए की सांद्रता पूरी 100% होती है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी खाना पीना बनाए तो उसकी सांद्रता प्रारंभ में पूरी होती है, लेकिन अपक्रिया में वर्क करने पर सांद्रता घट जाती है। टी समय कुछ नहीं लगाया था, 0 होता है, और सांद्रता परिवर्तन यक्स बराबर भी उस समय 0 होता है। लेकिन टी 99.9% समय बाद अभिकारक ए की सांद्रता, अभिकारक ए की सांद्रता x बराबर 99.9% पूर्ण होने पर
तो a माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभ में कितना है 100%, और घट कितनी रही अब क्रिया 99.9%। आपका बचा कितना, घटाएंगे तो 0.01%। कितना बचेगा 0.01%। नहीं तो आप ऐसे घटा के देख लें, 100 में से 99.99, 9 में से 10 में से 9 गया तो 0.1% बचेगी, 0.0% नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम एक जीरो बढ़ाएंगे तो दाई लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 जीरो, यहाँ तो पूरा कट गया तो 0.0%, 1% बचेगी। अब लगाएंगे हम फार्मूला, a माइनस यक्स की वैल्यू इतनी प्राप्त हुई। तो हम जानते हैं प्रथम कोटि के दर नियम से, वेग नियम से क्या होता है आप जानते हैं, k बराबर होता है 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस यक्स, यही होती है वैल्यू। और a माइनस यक्स की वैल्यू आपको पता है, तो आप लिखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन t, कितना समय लगाना है 99.9%, और log बेस 10 100/0.1, ये हटा देंगे, घाते एक यहाँ पर बढ़ जाएंगी, तो हम नई लाइन से लिखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9% log बेस 10, और ये लिख जाएगा 1000 की घाते 3। ठीक है, अब आगे हल करेंगे, इसीलिए इतना छोड़ दिया था क्योंकि लिखेंगे अब नई लाइन से, क्या लिखेंगे k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9, और log में जो घाते होती हैं वो log के आगे आ जाती हैं, इंटू 3 log बेस 10, और 10 बचा हुआ है। ये log की घाते जो 10 की घाते थी वो आगे आ जाती हैं log के। ठीक है, और log 10 का मान होता है 1, तो k बराबर 2.303 इंटू log 99.99 इंटू 3 और इंटू 1, log 10 का मान 1 रख दिया, आप 3 का मल्टीपल कर दो, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे t 99.9, और इसको यहाँ ले आओ t 99.9% और लगा लो भाई, प्रतिशत लगाकर चलो। ठीक है, इक्वल 6.09 अपॉन k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि सत्यापन करें कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध क्रिया का, तो लिखेंगे दूसरी शर्त होता है अर्ध आयुकाल बराबर होता है टी हाफ 0.693 अपॉन के, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, आप समीकरण 1/2 से घटाइए, तो समीकरण दोनों लिखेंगे, जगह बची नहीं है तो ऊपर से आप रब कर लीजिए, हम इधर साइड में मिटाते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको यहाँ पर मिटा दिया। चलिए ये लीजिए, इतना रब कर दिया, नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लें। तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, तो समीकरण पहला लिखिए क्या है, t 99.9% बराबर होता है 6.909 अपॉन के, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी है टी हाफ मतलब होता है 50%, ठीक है, 6 पॉइंट नहीं
0.693 अपॉन के। इक्वेशन नंबर 2, के से के कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो बढ़ाएंगे, तो आपका बचा प्रतिशत अपॉन टी हाफ इक्वल 6909/693। ये 693 का लगभग 10 बार भाग चला जाएगा, तो आपका बचेगा टी 99.9 अपॉन टी हाफ बराबर 10/1। कैचीदार गुणा करिए तो ये हो जाएगा टी 99.9 इक्वल 10 टी हाफ। हो गया 10 गुना, इति सिद्धम। यह सिद्ध हो गया कि टी 99.9% का टी हाफ से 10 गुना होता है, और यही आपको 10 गुना सिद्ध करना था। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 का घा, और सभी प्रश्न इस क्वेश्चन के हल हो चुके हैं। अब आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो 3-4 खंड दिए गए हैं, का, खा, गा और घा 4 खंड है, यानी कि 8 नंबर का ये प्रश्न 3 है। और इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। क्या है पहला, क्लोरीन और आयोडीन को जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करती है। तो सबसे पहला पॉइंट प्रश्न नंबर 3 का और उसका फर्स्ट है क्या होता है जब क्लोरीन Cl2 और आयोडीन I2 जल के साथ ऑक्सीकृत होती है, तो बनता है हमारा, देखिए यहाँ पर जल के साथ ऑक्सीकृत करना है, तो यहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा कर लेते हैं और 2 बनते हैं अम्ल, तो क्लोरीन बना देता है 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। अब बचे कितने क्लोरीन, अब बचा है 2 हाइड्रोजन प्लस H2 2H 2 आयोडीन, और बचे हुए हैं 2 ऑक्सीजन, तो ये बन जाता है आयोडिक अम्ल। क्या बनता है, आयोडिक अम्ल। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ये हैं और 2 ये हैं, 4 हो गए हैं, 2 ऑक्सीजन है तो पूरे हैं। क्लोरीन और आयोडीन को जल के साथ गर्म करते तो आयोडिक अम्ल बनता है और हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बनता है। ये रिएक्शन आपको देनी थी। और दूसरा इसी प्रकार से क्लोरीन को ठंडे एवं तनु हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराता है। तो चलिए दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्लोरीन की अब क्रिया करानी है आपको तनु हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ पर जल जरूर निकलेगा, तो 2 का मल्टीपल कर देते हैं। तो सबसे पहले बनता है एक NaCl, एक सोडियम इसकी क्लोरीन को तोड़ गया, और 2 OH हैं, तो 2 OH का मीन्स होता है कि 2 आपस में ये जल बना देंगे, एक O बच जाएगा, तो एक बन जाता है H2O। अब शेष कंपाउंड जो बचा है उसको लिखना है। शेष कंपाउंड में आप देखें कि क्लोरीन एक बची, एक सोडियम और एक ऑक्सीजन, तो बनता NOCl। इसका मतलब होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये बना है सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये बनते हैं। देख लीजिए, क्लोरीन को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और जल बनता है। लीजिए ये काम है। यहाँ पर क्लोरीन को आयोडीन के साथ जल के उपस्थिति में गर्म करते तो आयोडिक अम्ल बनता है। ये हो गई। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है। दूसरा प्रश्न बहुत टेक्निकल है और बहुत इजी प्रश्न है। चलिए इसको रिएक्शन को रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 का खा, 3 का खा, 2 का खा नहीं है, 3 का खा। पहली लाइन कह रहा है 0.1 मोल लीटर KCl के विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 m है। कोई एक बिलियन है और उसमें मोल जो भरा है वो है 0.1 मोल लीटर पर इनवर्स KCl का बिलियन भरा हुआ है, और इसका जो प्रतिरोध है R है वो 100 ओम है।
ठीक है। यदि सेल का प्रतिरोध 0.0 मोल इनवर्स विलयन भरने पर 50 ओम हो तो 0.02 मोल लीटर केसीएल विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 ये दिया गया 0.1 केसीएल विलयन की चालकता इतनी है। जब विलयन का 0.1 होगा तो उसकी चालकता इतनी होगी। जब चालकता और शुरुआत में इतनी ही चालकता दी गई है। 0.1 मोल लीटर केसीएल विलयन की चालकता कितनी है? 1.29 सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चालकता वाले फार्मूले से लगाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर प्रश्नानुसार, उत्तर लिख के स्टार्ट कर दीजिए। 0.1 केसीएल, पूरी यूनिट भी लिख लीजिए, यूनिट भी लिख लीजिए। 0.1 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की चालकता कितनी दी गई है? 1.29 सीमेंस प्रति मीटर ये दी गई है। ठीक है। अब हम जानते हैं और इसका प्रतिरोध कितना दिया गया है? इतने का ही प्रतिरोध है, 100 ओम। 100 ओम प्रतिरोध है। तो हम जानते हैं सेल न्यतांक बराबर होता है चालकता इंटू प्रतिरोध। अब इस विलयन की चालकता इतनी है और प्रतिरोध कितना है? 100 ओम। तो चालकता को रखिए 1.229 सीमेंस प्रति मीटर और यहां पर प्रतिरोध कितना दिया गया? इंटू 100 ओम। तो जब इसके ज्ञात करेंगे तो ये बचेगा 129। 100 का मल्टीपल हो जाएगा मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये सेल न्यतांक निकल आया। अब हम विलयन में क्या कर रहे हैं? यदि उसी विलयन में का प्रतिरोध 0.0 मोल लीटर केसीएल भरने पर, तो आगे लिखेंगे 0.02 मोल लीटर केसीएल भरने पर 0.0 मोल केसीएल भरने पर इसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? 520 ओम। ये जो लिखा है ये 520 ओम है। सही से लिख देते हैं, शायद आपको ना दिख रहा। 520 ओम हो तो, इतना ओम हो तो हम निकालेंगे इसकी चालकता निकालेंगे। तो 520 ओम तो 0.0 मोल केसीएल विलयन की चालकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए क्या लिखा है? 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन भरने पर विलयन का प्रतिरोध कितना हो जाता है? 520 ओम हो जाता है। तो अब हमें निकालना होगी चालकता के बराबर, यानी कप्पा, विशिष्ट चालकता कप्पा से हम प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब होता है सेल न्यतांक बटे प्रतिरोध। और चालकता और विशिष्ट चालकता में एक संबंध होता है, कप्पा बराबर C इंटू लेंथ ऑफ दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और A अपॉन A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इतना जो इस सूत्र में एरिया होता है L अपॉन A, यही सेल नियतांक G कहलाता है। यह सूत्र है कप्पा और चालकता में संबंध का। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कप्पा इंटू चालकता इंटू लेंथ बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो L अपॉन A होता है ये कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने इसे हटा दिया, यानी कि सेल नियतांक कहलाता है। तो कप्पा बराबर बन जाता है सेल नियतांक बटे
प्रतिरोध। तो इस फार्मूले को यहां पर रब कर देते हैं। अब सेल नियतांक आपको मालूम है कितना दिया गया है, 129, और प्रतिरोध आपका कितना है, 520। हल करिए। जब ये आप हल करेंगे तो आपकी मोलर चालकता जो आ जाएगी वो 129 में हम भाग दे लेंगे, 129 बटे 520। भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदी पॉइंट लगाएंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 1040 हो जाएंगे। और इसको घटाएंगे 0, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2। फिर पॉइंट की 0 बढ़ेगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 25। तो यहाँ पर 4 बार देख लेते हैं, 4 का 0 में 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। कितना बचता है देखते हैं। यहाँ पर बचेगा 0 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा कितना, 4, 420 बचा हुआ है। तो 420 ये कटेगा नहीं और पॉइंट का एक बीड़ो बढ़ा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कि आपका आएगा विशिष्ट चालकता 0.2 इंटू 4 ओम। और आपसे क्या पूछा गया, बिलियन की चालकता एक आ गई। ये आती है आपकी मोल इनवर्स। चालकता आपकी क्या होती है, मोल इनवर्स, मोल प्रति लीटर। यहां पर जैसे सीमेंस, यहां पर होती है सीमेंस प्रति मीटर, ये हो जाती है आपकी चालकता। आगे पूछता है मोलर चालकता की परिकल्पना कीजिए। तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लिखेंगे 0.02 मोल KCl बिलियन की चालकता, मोलर चालकता, सॉरी यहां पर मोलर चालकता पूछी गई है, मोलर चालकता। मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो मोलर चालकता को लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं मोलर चालकता प्रति चालकता बटे बिलियन की सांद्रता कितनी है, 0.02 मोल प्रति लीटर। और इसे ml में बदलना है तो हमें 1000 का गुणा करना होगा, 1000 का गुणा करना होगा। आगे लिखते हैं लैम्डा m बराबर, ये पहले लीटर में थी अब ml में हो गई क्योंकि मोलर चालकता मिलीलीटर में ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसके बाद में चालकता कितनी आई, 0.248 इंटू, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बराबर आएगा 20। पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3, कितनी जीरो हो गए, 3, टोटल कितनी हो जाएंगी 4। तो यहाँ पर लैम्डा m बराबर लिखते हैं 248 इंटू 10 की घाते -4। कितना लिखेंगे 200, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं लैम्डा m बराबर यानी मोलर चालकता 248 इंटू 10 की घाते -4, क्योंकि ये चारों जीरो ऊपर लिए गए और 2 का डिवाइड लगा देंगे, 2 एकन 2, 2 चाकू 8 और 2 दूनी 4, तो कितनी आ जाएगी, सॉरी 248, 84 की जगह पर 48 लिख दिया, तो 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, 2 चाकू 8। आंसर आप अपने नोट में देखें, आंसर में लैम्डा m बराबर दिया गया है 224 इंटू 10 की घाते -4। ये याद रखेंगे जो चालकता है उसमें अगर मोलर चालकता में नहीं बदला, 1000 का मल्टीपल नहीं किया तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये हो गया सीमेंस मीटर इनवर्स, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लें, इस प्रकार से आपका यहां पर लगाया जाएगा। इसको नोट कर लें कि बिलियन को अगर चालकता दी गई हो तो इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाएंगे, याद कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन कहीं रफ ना हो जाए, एक और क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, तो चलिए आगे क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर
तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर ग। क्या कह रहा है? उचित उदाहरणों द्वारा अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता को समझाइए। उचित उदाहरणों द्वारा, तो लिखते हैं, पहले लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, कोटि तो लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि के लिए किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि, यह आपकी हेडिंग है, और यहां पर लिखना स्टार्ट किया किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तन पद की घात, परिवर्तन पद की घात पर निर्भर करती है। क्या कह रहा? किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तन पद की घात, यानी कि अभिक्रिया अणु में जितने अभिकारक अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होगा वह उसकी परिवर्तन की घात पर निर्भर करेगी। जैसे माना कोई अभिक्रिया निम्न है, तो माना कोई अभिक्रिया निम्न है, जैसे ए अभिकारक और इसकी सांद्रता स्मॉल ए है और बी अभिकारक इसकी सांद्रता बी है। ये परिवर्तित होने के बाद सी बना उत्पाद, तो इसकी सांद्रता सी है, और डी बना उत्पाद, इसकी सांद्रता स्मॉल डी है। तो जो ये अभिकारक अणु की सांद्रता परिवर्तन होते हैं ए बी, ये पद की घात बन जाते हैं। जैसे दर नियम से, नियम से, तो दर नियम से बताते हैं, जैसे आर प्रोपोर्शनल क्या होता है? अभिकारक, अभिकारक, तो आर प्रोपोर्शनल हटाएंगे, के लाएंगे, अभिकारक अणु क्या है? ए, और दूसरा क्या है? बी, तो इसकी सांद्रता क्या है? ए, और इसकी सांद्रता क्या है? बी। अगर ये ए बी, जहां यहां लिखेंगे, जहां ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट डॉट बराबर होता है एक, जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2 और डॉट डॉट डॉट, ये क्या कहलाती है? कोटि। क्या कहलाती है? कोटि। यानी कहने का मीन्स है किसी अभिकारक अणु की सांद्रता में परिवर्तन की घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो अभिकारक अणु ए है, इसकी सांद्रता में यदि परिवर्तन हुआ है तो इसकी घात 1 लगाएंगे, और बी की सांद्रता में परिवर्तन हुआ है तो इसकी घात 2 लगाएंगे। तो यह अभिक्रिया की कोटि बड़ी वाली गिनी जाती है, तो कोटि हो जाएगी 2। और अगर ये घातें बढ़ जाती हैं, ये 0 हो जाती है, अगर अभिकारक ए की सांद्रता में परिवर्तन नहीं हुआ और ए ही प्राप्त हुआ, यहां पर ए प्राप्त हुआ और इसकी सांद्रता ए रही, तो बी की सांद्रता डी में बदल गई, तो इसकी कोटि लगा देंगे 1। इस कंडीशन में अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। और अगर ए अभिकारक सी में बदल रहा है और बी अभिकारक डी में बदल रहा है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि 1 और इसकी 2, क्योंकि 2 अभिकारक अणु है, ये कोटि कहलाती है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एवं आणविकता को समझाइए, तो इसको रफ करते हैं, आपने समझ लिया होगा। अभिक्रिया की आणविकता लिखते हैं, चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होता है? लिखना स्टार्ट करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक
अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, आणविकता कहलाती है। अब आपने पढ़ लिया होगा क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे हम लिखें यहां पर एक अभिकारक अणु, जैसे आपको लिखना होगा ए अभिकारक अणु है और इसमें बी बन रहा है, तो इसमें अभिकारक अणु की संख्या कितनी है, एक, तो इसकी आणविकता भी एक हो जाती है। और अगर आपने ए प्लस बी कर लिया तो इसकी अभिक्रिया की सांद्रता में ए बी कोई प्रोडक्ट बना, तो अभिकारक अणु एक और एक दो है, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, टोटल दो हो जाती है। और अभिकारक अणुओं की संख्या में यदि अभिकारक दो ले लिए और अभिकारक ए दो हैं और बी दो हैं, तो यहां पर बन जाए ए बी प्लस ए अलग हो जाए। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे दो ए है और एक बी है, तो दो और एक तीन, यानी कि इनको टोटल करते हैं तो इसकी आणविकता हो गई तीन और इसकी आणविकता हो गई दो और इसकी आणविकता है एक। तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की संख्या गिनते हैं, अभिकारक अणुओं की संख्या जितनी होती है अभिक्रिया में भाग लेने वाले, वह उसकी आणविकता कहलाती है। तो प्रश्न नंबर 3 का गा आपको इतना ही लिखना था 2 नंबर के लिए। आगे आ जाता है प्रश्न घा। घा कहता है निम्नलिखित पदों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। नंबर 1 है नॉर्मलता एवं मोलरता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉर्मलता और मोलरता क्या होता है, रब करते हैं इसको। संबंध स्थापित करना है दो के बीच में, संबंध स्थापित करेंगे प्रश्न नंबर घा, और प्रश्न को पहला लिखेंगे नंबर फर्स्ट नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। तो पहले लिखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, वो भी किसमें चाहिए, लीटर में। ये हो गया नॉर्मलता के बारे में। अब संबंध किससे बनाया जाना है, मोलरता से। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, वो भी किसमें चाहिए, लीटर में। ये हो गया इसका संबंध। जो एक जैसा होगा तो दोनों को संबंध बनाएंगे, तो इससे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख देंगे। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से देखेंगे तो यहां पर आयतन लीटर में और ये लीटर में एक जैसा एक समान है, तो हम लिखेंगे नॉर्मलता कैपिटल एन अपॉन मोलरता कैपिटल एम बराबर हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे क्या लिखेंगे, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ये हो गया इसमें संबंध की नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। अगर हम इसका मल्टीपल कर दें तो क्या हो जाएगा, विलेय के मोल इंटू नॉर्मलता, और मोलरता उस तरफ चली जाएगी
तो इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या लिखेंगे, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर आप लिख सकते हैं इनटू विलेय के मोल की संख्या और बराबर करके लिखेंगे मोलरता अब इसका गुणा होगा किसमें, ग्राम तुल्यांकों की संख्या इनटू ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ये इसका संबंध स्थापित हो गया विलेय के मोलों की संख्या और ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ठीक है, अगर इस कंडीशन में आपको दिखना है तो ये देखिए नॉर्मलता और मोलरता के दो फार्मूले होते हैं। नॉर्मलता को ग्राम तुल्यांकों की संख्या में विलयन के आयतन का भाग देते हैं, वो भी लीटर में बदलकर, और मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या का भाग लगाते हैं विलयन के आयतन से। तो विलयन का आयतन सेम मिल गया, और इसको हम जब बटे में रखेंगे तो ये कट जाएंगे, बचेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। यदि अगर इसमें अम्ल की मोलरता निकालनी हो तो एक संबंध और बन जाता है। तो यहां पर ये तो मेन संबंध इस हिसाब से हो गया जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, लेकिन एक संबंध आपको और बताना होगा किस कंडीशन में। इसको रफ कर देते हैं और आगे बताते हैं। अम्ल की नॉर्मलता, अगर अम्ल दिया गया होगा, नॉर्मलता निकालनी होगी तो लिखेंगे मोलरता इनटू क्षारकता। ये एक आसान तरीका है कि ये संबंध है डायरेक्ट। अम्ल की मोलरता नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता गुणे क्षारकता का कर देंगे। यदि क्षार की नॉर्मलता चाहिए होगी आपको किसी फार्मूले में, क्षार की नॉर्मलता, कोई क्षार दिया गया होगा तो लिख देंगे मोलरता गुणे अम्लीयता। क्या लिखेंगे, अम्लीयता। तो ये दो फार्मूले बन जाते हैं नॉर्मलता और मोलरता के लिए डायरेक्ट। और यहां पर भी जो नॉर्मलता है वो क्या होती है, नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाली जाती है तो H2SO4। तो हम इसका अणुभार निकालते हैं, कितना होता है, हाइड्रोजन टोटल होता है 98 ग्राम प्रति मोल। तो इसमें देखते हैं क्षारकता कितनी है, 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 का डिवाइड लगा देंगे तो 49 ग्राम प्रति मोल जो निकला है वो ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, वही इसकी क्षारकता और अम्लीयता। अगर NaOH है तो कितने हैं, 1 OH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 23 प्लस कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, यानी कि पूरा होता है 58। कितना हो जाता है, 58। कितनी हो, 7 और 3 10, और यहां पर कितना हो जाएगा, 23 16 40 होते हैं। तो 40 में 1 का भाग लगाते हैं तो 1 ही मिलता है, यानी 40। ये उसकी हो जाती है क्षारकता। किसी क्षार में उसका OH उपस्थित होना उसकी क्षारकता कहलाती है, किससे अम्लता कहलाती है, और किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन का होना उसकी क्षारकता कहलाती है। वैसे जो पहला संबंध था वो आपके लिए बहुत फायदेमंद था कि 2 प्रश्नों से आप इसको बना सकते हैं। अब आ जाता है मोललता एवं मोल अंश में संबंध, तो इसको रफ करिए और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसका क्वेश्चन बन जाता है मोललता एवं मोल अंश में संबंध। तो मोललता के लिए फार्मूला होता है स्मॉल मोललता, आप लिखेंगे मोललता बराबर होता है, इसे कैपिटल स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, विलेय के मोल। खुद से बनाइए संबंध, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और वो भी चाहिए हमको किलोग्राम में, इसमें किलोग्राम में, ये हो गया। और मोल अंश
अंश। एक्स बराबर होता है, मोल अंश को एक्स से डिनोट करते हैं, इसमें होता है विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल ये होता है। तो दोनों में संबंध स्थापित करना है तो क्या हो जाएगा, मोललता, मोललता स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, नीचे मोल अंश, अंश x बराबर। अब दोनों फार्मूलों को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विलेय के मोल। सबसे पहले आपको लिखना होगा विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी आपको किसमें चाहिए, केजी में, किलोग्राम में, किलोग्राम में चाहिए। उसके बाद में आपका नीचे आ जाता है विलेय के मोल, विलेय के मोल और बटे में आपका दो हिस्सों में लिखा है, ये बीच में प्लस है, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, मोल। अगर हम इसको इकट्ठा लिखे तो विलेय और विलायक के मोल को हम एक लाइन में बता सकते हैं, यहां पर बिलियन के मोल, क्या लिख सकते हैं, बिलियन के मोल। आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या एक जैसा है, तो विलेय के मोल और विलेय के मोल यहां से उड़ जाएंगे, आपको बचेगा क्या, तो लिखेंगे मोललता कैपिटल यम बराबर अपॉन लिखेंगे मोल अंश एक्स बराबर बचा क्या है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और वो भी लिखेंगे हमें केजी में चाहिए, किलोग्राम में। ठीक है, आगे क्या बचा है, बिलियन के मोल, क्योंकि अंदर वालों का अंदर गुणा होना है और बाहर वालों का बाहर से गुणा होना है। ठीक है, तो ये विलायक के अंदर वालों से अंदर का गुणा होना है, बाहर वालों का बाहर, तो ये बाहर के विलेय के मोल ऊपर पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये नीचे नहीं रहेगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये गलत है, ये बिलियन के मोल आ जाएंगे ऊपर, बिलियन के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, और ये यहां पर नहीं होगा, यहां होगा केजी में, किलोग्राम में। अब इस कंडीशन में, इस संबंध से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कितनी चीजें, मोललता यम ज्ञात कर देंगे अगर मोल अंश दिए गए होंगे, विलयन के मोल को ज्ञात कर सकते हैं यदि मोललता और मोल अंश दोनों दिए जाएं, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं यदि मोल अंश, मोललता और विलयन के मोल दिए जाएं। तो इस कंडीशन में आप मल्टीपल करके इसका रिलेशन एक और बना सकते हैं, वरना इतना ही रखिए और यही संबंध आप स्थापित कर देंगे, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। बस किसको, मोललता को मोल अंश से एक दूसरे में कन्वर्ट कर दिया और एक दूसरे समीकरणों को मिलाने पर, या इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो यहां लिख देंगे एक लाइन, समीकरण 1/2 से, अब हमने 1/2 से भाग दिया, जो सेम मिल गया उसको कट कर दिया, बाकी इकट्ठा कर दिया। अब इन दोनों का अगर हम जो चीज ज्ञात नहीं होगी उसका हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। मोललता मोल अंश मालूम हो और विलेय के मोल निकालने हो तो विलायक का द्रव्यमान भी केजी में बदल लेंगे तो हमें विलेय के मोल पता चल जाएंगे। मोल अंश क्वेश्चन में दिया गया है, मोललता नहीं दी गई है, विलयन के मोल दिए गए हैं, निकाल लेंगे या तो, या विलायक का द्रव्यमान दिया गया है तो मोललता को हम कैंचीदार गुणा करके इधर से उधर ले जाएंगे और इसको निकाल लेंगे। ये हो गए दो संबंध। इतना ही आज के लिए रखते हैं वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के साथ, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ही काफी समय हो जाता है।
कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।